हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक करियर क्लासेस। आज के इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे अपन नए सब्जेक्ट के बारे में जिसका नाम है ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग कौन कौन से एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उस एग्ज़ाम्स के बारे में अपन एक बार देख लेते हैं। तो जो नेट कॉमर्स का एग्ज़ाम है आपका, उसके लिए जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम्स के लिए, जूनियर अकाउंटेंट के अंदर जो RPSC और डिस्कॉम दोनों ही एग्ज़ाम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है। डिस्कॉम के अंदर 2 वैकेंसी अभी आने वाली है, जिसके अंदर जूनियर अकाउंटेंट और अकाउंटिंग ऑफिसर की। तो इन सब एग्ज़ाम्स के लिए एक ऑडिटिंग का पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे, इसका एग्ज़ाम का वेटेज देख लेते हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं। तो नेट कॉमर्स के अंदर 5 से 7 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं। अभी जो प्रीवियस अटैम्प्ट हुआ था उसके अंदर नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 5 पूछे गए थे और अकाउंटिंग वाले पार्ट से कम क्वेश्चंस आए थे। दिसंबर से जो पहले के अटैम्प्ट थे उसके अंदर अकाउंटिंग के पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस आते थे और ऑडिटिंग के पार्ट से कम आते थे। तो अब थोड़ा सा चेंज हो गया, तो ऑडिटिंग क्या है अपने लिए इम्पोर्टेंट है। फिर आता है जूनियर अकाउंटेंट। तो RPSC जूनियर अकाउंटेंट के अंदर 25 क्वेश्चंस आपके इस वाले पार्ट से आते हैं, 25 क्वेश्चन। डिस्कॉम के अंदर जूनियर अकाउंटेंट और अकाउंटिंग ऑफिसर दोनों ही एग्ज़ाम्स के लिए 10 से 12 क्वेश्चंस ऑडिटिंग के पार्ट से आते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार अपन सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि अपन इस वाले ऑडिटिंग की सीरीज़ के अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो मीनिंग ऑफ द ऑडिटिंग, टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटर प्रिंसिपल, प्रोसीजर एंड टेक्निक्स ऑफ द ऑडिटिंग, अपॉइंटमेंट पावर एंड ड्यूटीज़, लाइबिलिटीज़ ऑफ ऑडिटर, जिसके अंदर कंपनी के केस में क्या रहेगी, पार्टनरशिप के केस में क्या रहेगी और सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में क्या रहेगी। जब अपन ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे तब कंपनी ऑडिट को अपन लगभग पूरा कवर कर लेंगे। फिर आता है जॉइंट ऑडिटर एंड ब्रांच ऑडिटर, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन प्लस वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऑडिट रिपोर्ट एंड टाइप्स ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, कौन कौन से केस में ऑडिटर कौन कौन सी रिपोर्ट प्रिपेयर करता है। कॉस्ट ऑडिटिंग क्या होती है, पूरा कॉन्सेप्ट इसके बारे में पढ़ेंगे। और रिसेंट ट्रेंड इन ऑडिटिंग, जिसके अंदर मैनेजमेंट ऑडिटिंग, एनर्जी ऑडिटिंग, एनवायरनमेंट ऑडिटिंग एंड सिस्टम एंड सेफ्टी ऑडिटिंग अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले एक बार थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं कि ऑडिटिंग एक्चुअली में होता क्या है। तो देखो साहब, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल कंपनी की बात करता हूँ मैं। ये कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके जो स्टेक होल्डर होते हैं। अब सब आप पूछो कि स्टेक होल्डर क्या होते हैं, तो स्टेक होल्डर वो लोग होते हैं, क्या बोल सकते हैं, वो लोग या लोगों का ग्रुप होता है जो डायरेक्टली इंटरेस्टेड किसके अंदर होता है, कंपनी के अंदर। तो कंपनी के स्टेक होल्डर कौन कौन से हो गए साहब, एक तो हो गए शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर कैसे इंटरेस्टेड होते हैं, ये मेन ओनर जो बोल सकते हैं अपन कंपनी के, वो कौन होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं। सेकेंड नंबर पर आता है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट कैसे होती है इंटरेस्टेड, तो कंपनी से रेवेन्यू कलेक्ट करती है कौन, गवर्नमेंट। कौन से फॉर्मेट के अंदर, टैक्सेशन फॉर्म के अंदर गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करती है। फिर साहब आता है आपके जो लेंडर होते हैं, जो क्या करते हैं, कंपनी को लोन ग्रांट करते हैं, डेब्ट ग्रांट करते हैं, जैसे बैंक हो गया, डिबेंचर होल्डर हो गए। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, लेंडर कहलाते हैं, डिबेंचर होल्डर। इसके अलावा कौन आएगा साहब, जो सप्लायर होते हैं, जो गुड्स सप्लाई करते हैं क्रेडिट के बेस पे, जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। और उसके अलावा कौन हो गए, जो कंपनी के काबिल एम्प्लॉय हो गए। सारे के सारे एम्प्लॉय क्या होते हैं, काबिल ही होते हैं वैसे, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, डायरेक्टली इंटरेस्टेड होते हैं कंपनी के केस में। अब सब कंपनी के ओनर हो गए सब शेयर होल्डर, और कंपनी को रन कौन करते हैं, शेयर होल्डर करते हैं क्या, नहीं जी, कंपनी को रन करते हैं, जो सारा का सारा ऑपरेटिंग फंक्शन देखते हैं वो कौन देखते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो शेयर होल्डर के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, 2 टाइप से क्वेश्चन आ सकता है शेयर होल्डर के पॉइंट। अब शेयर होल्डर एग्जिस्टिंग भी हो सकते हैं और न्यू शेयर होल्डर भी हो सकते हैं। मैं पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की बात करता हूँ। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर वो जिन्होंने पहले कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, और सारा का सारा कंपनी का ऑपरेशन फंक्शन कौन देखते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखते हैं। तो क्या ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सही से काम कर रहे हैं, क्या ये सही से कंपनी के जो भी ऑपरेशन फंक्शन है उनको ऑपरेट कर रहे हैं क्या, तो ये जानने के लिए तो ये क्या कहलाएंगे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। अब जो एक नए शेयर होल्डर बनना चाहते हैं, न्यू शेयर होल्डर, ये कौन होंगे, नए इन्वेस्टर होंगे, जो कंपनी में क्या करेंगे साहब, पैसा इन्वेस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है और आप क्या करना चाहते हो, पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप क्या देखोगे, किस के बेस पे पैसा इन्वेस्ट करोगे, आप क्या करोगे, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन देखोगे। क्या देखोगे आप सब, फाइनेंशियल पोजीशन। तो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन के बेस पे आप पता करोगे कि यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए
या नहीं करना चाहिए। तो फाइनेंशियल पोजीशन साहब कहाँ से पता चलती है? तो फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब कंपनी के केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या होते हैं? तो कंपनी के केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं साहब आपके, एक तो बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंज इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, और फिफ्थ नंबर पे आते हैं नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स। तो साहब ये प्रिपेयर कौन करता है? तो ये प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये प्रिपेयर करता है। तो जो नया इन्वेस्टर होगा, जैसे कि आप हो मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन देखोगे। अब फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या आप बिलीव कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर हेर फेर हो सकती है। कंपनी पैसा इन्वेस्ट करना चाहेगी तो आपको क्या कर सकती है? प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ा के भी दिखा सकती है। तो आप कैसे बिलीव करोगे? तो आप क्या करोगे? एक थर्ड पर्सन को अपॉइंट करोगे, एक थर्ड पार्टी होगी, वो मेरे फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करेगी? एग्जामिन करेगी, क्या ये मेरे फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है वो एक्यूरेट है या नहीं है, वो सही तरीके से बनाए गए या नहीं बनाए गए। अब सही तरीके से कैसे बनाए गए या नहीं बनाए गए, तो वो क्या चेक करेंगे? तो देखो, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्या वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, क्या वो जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अजम्पशंस है उनको फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, क्या अकाउंटिंग जो पॉलिसीज़ है बनाते समय उनको ध्यान में रखा गया या नहीं गया। ये कौन पता करेगा? ये एक थर्ड पार्टी पता करेगी। फिर थर्ड पार्टी क्या करेगी साहब? एक अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी, क्या हाँ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, कंसेप्ट और अजम्पशन को भी फॉलो करते हैं, और सारी की सारी पॉलिसीज़ को ध्यान में रख के ये बनाए गए हैं। इट मीन्स ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? सही है, और आप इसके ऊपर क्या कर सकते हो? रिले कर सकते हो, बिलीव कर सकते हो। फिर उसके बेस पे आप डिसीजन लोगे क्या कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है और मैं पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इस तरह से ये किस किस के दिमाग में आ सकता है? एक तो शेयर होल्डर, गवर्नमेंट के दिमाग में भी, और गवर्नमेंट के दिमाग में टैक्सेशन के अलावा गवर्नमेंट कैसे डायरेक्टली इन्वॉल्व रहती है कंपनी के केस में? तो बहुत सारी गवर्नमेंट क्या करती है? सब्सिडी ग्रांट करती है। तो सब्सिडी ग्रांट करने से पहले वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन भी देखती है कि जिस चीज़ के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, क्या वो पैसा गवर्नमेंट का उसी के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो वो भी कैसे पता चलेगा? एक ऑडिट रिपोर्ट से पता चलेगा। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक थर्ड पार्टी चेक करेगा, एग्जामिन करेगा, और उसके बेस पे एक रिपोर्ट तैयार करेगा, वहाँ से पता करेगा साहब। अब बैंक जब लोन देगी तभी क्या करेगी साहब? फाइनेंशियल पोजीशन चेक करेगी। इसी तरह सप्लायर और एम्प्लॉयर भी किस पे बिलीव करेंगे? कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके ऊपर। तो फाइनेंशियल पोजीशन सही है या नहीं है, ये कौन पता करेगा? ऑडिटर पता करेगा साहब। तो मोटा मोटी तौर पे ऑडिटिंग होती क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एग्जामिन है, जो एक थर्ड पार्टी करती है। जो थर्ड पार्टी कौन? जिसका कंपनी के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता है, वो एग्जामिन करके एक अपनी ओपिनियन तैयार करती है। अब यहाँ पे एग्जामिन करने का मतलब ये नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो गलती है उनको रेक्टिफाई कर ले, नहीं साहब, उसको कोई लेना देना नहीं है। अब वो जो गलती है उनको वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर बताता है। तो ऑडिटिंग क्या है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक एग्जामिन है, और उसके बेस पे क्या करता है? एक ओपिनियन तैयार होती है, जिसके बेस पे जो भी स्टेक होल्डर होते हैं वो सही से क्या कर सके? जजमेंट कर सकते हो। तो ये क्या होता है? ऑडिटिंग होता है। तो चलो डेफिनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं अपन। तो ऑडिटिंग क्या है? एन ऑडिट इज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। अब इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कैसे? एक थर्ड पार्टी करती है, जिसका कंपनी में कोई भी डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं रहता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्टली कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता है। एक थर्ड पार्टी एग्जामिन करती है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो ये क्या कहलाएगा? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। तो एन ऑडिट इज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो सकता है, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। यहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, जैसे एनजीओ वगैरह है वो भी, एंड इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स लीगल फॉर्म एंड साइज। भले ही वो लीगली रजिस्टर्ड है या नहीं है, उसकी साइज़ छोटी है या बड़ी है, वो कोई मैटर नहीं करता है। कोई भी एंटिटी है, उसका अगर इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है तो वो क्या कहलाएगा? ऑडिटिंग कहलाएगा।
अब ये कि कब होता है साहब, व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विथ ए व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। अब इसका पर्पज़ क्या होगा एग्जामिनेशन का, रेक्टिफाई करना बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका पर्पज़ क्या होगा, सिर्फ ओपिनियन देना कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए हैं वो सही तरीके से बनाए गए हैं, सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, सारे के सारे कंसेप्ट एंड अजम्पशन को फॉलो करते हैं और सारे के सारे अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो वहाँ पे क्या कर देगा साहब, जो थर्ड पर्सन होगा वो सिर्फ क्या करेगा, अपनी ओपिनियन देगा। रेक्टिफिकेशन उसका काम नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती है वो सुधार दे, वो किसकी, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सिर्फ ओपिनियन देना। ठीक है, चलो अब सेकेंड वाला पार्ट आता है साहब, ऑडिटर क्या होते हैं। तो ये सारी की सारी जो प्रोसेस को परफॉर्म करता है वो कौन करता है, थर्ड पार्टी करती है, और वो थर्ड पार्टी क्या कहलाएगी, ऑडिटर कहलाएगी। वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, उसका कंपनी के अंदर कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो ऑडिटर को होता है, ही मेक्स अ रिपोर्ट टू अ पर्सन अपॉइंटिंग हिम। कंपनी के अंदर कौन अपॉइंट करते हैं, मेंबर्स अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो मेंबर्स को क्या करता है, वो फाइनली अपनी ओपिनियन मेंबर्स को रिपोर्ट करेगा। आफ्टर ड्यू एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करने के बाद में अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेगा, वो कौन होगा, ऑडिटर होगा साहब। ही एक्सप्रेस हिज ओपिनियन एज रिगार्ड ट्रू एंड फेयर पोजीशन। अब ये ट्रू एंड फेयर पोजीशन क्या है कि यहाँ पे कोई भी मिस स्टेटमेंट नहीं है। मिस स्टेटमेंट मीन्स कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कोई भी गलती नहीं है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडिया के अंदर नॉर्मली ऑडिटिंग का काम कौन करता है, जो प्रोफेशनली होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, कंपनी के केस में। चलो नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अब क्वालिटी ऑफ ऑडिटर क्या होती है, जो थर्ड पर्सन है उसकी क्वालिटी क्या हो सकती है। कोई भी बंदा अपॉइंट नहीं हो सकता साहब ऑडिटर, तो उसकी कुछ क्वालिटी होती है। सबसे पहले उसको नॉलेज ऑफ लॉ होना चाहिए। अब लॉ का नॉलेज क्यों होना चाहिए कि बहुत सारी एंटिटीज़ होती है वो अलग अलग लॉ के अंदर रजिस्टर्ड होती है। जैसे एक सोसाइटी होती है तो सोसाइटी एक्ट के अंदर, जैसे बैंक होगी तो बैंक रेगुलेशन एक्ट के अंदर, कंपनी होगी तो कंपनी एक्ट के अंदर, ये सारी रजिस्टर्ड होती है। तो उसको अलग अलग लॉ का और लॉ और रेगुलेशन का क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। तो नॉलेज किन किन का होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप एक्ट हो गया, कंपनी एक्ट हो गया, सारे सारे टैक्सेशन लॉ, क्योंकि टैक्स ऑडिट भी होती है, वो किसके अंदर आती है, टैक्सेशन के अंदर आती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, इन सब का क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। सेकंड नंबर, नॉलेज ऑफ बिजनेस। जिस क्लाइंट की ऑडिट करनी है तो ऑडिटर को उस क्लाइंट के बिजनेस का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अब नॉलेज नहीं है तो पहले वो क्या करेगा, नॉलेज ग्रांट करेगा। अब क्या ग्रांट करेगा कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या होता है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, जो क्लाइंट है वो कौन से बिजनेस में डील करता है, उस बिजनेस को डील करने के लिए उसके क्या क्या फंक्शंस ऑपरेट होते हैं और वो कैसे ऑपरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल अपन एक ऑनलाइन बिजनेस की बात करते हैं तो ऑर्डर कहाँ से प्लेस होता है, माल कहाँ से डिस्पैच होता है, फिर उनकी डिस्काउंटिंग पॉलिसीज़ क्या रहती है, पैसा कैसे ये कलेक्ट करेंगे। तो मतलब वो सारे का सारा उसका नेचर ऑफ बिजनेस पता होना चाहिए, तभी वो जाके उसकी प्रॉपर ऑडिटिंग कर सकेगा और अपनी ओपिनियन दे पाएगा। देन अदर सब, knowledge of accounting principle and technique. Auditors should have specified knowledge of accounting and its all branch. all branch का मतलब जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग का उसको अच्छा सा नॉलेज होना चाहिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का उसको अच्छा सा नॉलेज होना चाहिए, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग की सारी ब्रांचेज है उन सब का उसको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड अलग होंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड अलग होंगे। अब उन सबको सही से फॉलो किया गया है या नहीं किया गया, तो उस चीज़ के लिए उसको अच्छा सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए। फिर आता है सब इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, ऑडिटर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए उस एंटिटी के अंदर जिसके अंदर वो ऑडिट करने जा रहा है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस का मतलब क्या हो गया, हाईली डिग्री ऑफ इंटीग्रिटी। ठीक है, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होगा, एकदम ऑनेस्ट रहेगा साहब। देन अदर क्वालिटीज़, अदर क्वालिटीज़ के अंदर आ गया साहब आपके टैक्ट, कॉशन, गुड टेम्पर, इंटीग्रिटी, पेशेंस, ऑनेस्ट, गुड स्किल, ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, ऑडिटर के अंदर होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग उसकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए ताकि वो रिकॉर्ड कैसे निकाल सके। थर्ड पार्टी से रिकॉर्ड निकालने का काम पड़ता है, कभी ऑडिटिंग के दौरान बैंक से रिलेशन बनाने का काम पड़ गया तो उस समय उसकी कम्युनिकेशन स्किल भी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो ये आ गया क्वालिटीज़ ऑफ ऑडिटर। फिर आता है सब टाइप्स ऑफ ऑडिट क्या होते हैं। तो देखो साहब, ऑडिटिंग
दो टाइप की होती है। एक तो हो गया कि कंपलसरी ऑडिटिंग होनी है और एक हो गया वॉलेंट्री ऑडिट। अब कंपलसरी ऑडिटिंग कहाँ पे काम आएगी, जिसको बोलेंगे ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ। कोई भी लॉ के अंदर अगर ऑडिटिंग की रिक्वायरमेंट है तो वो क्या कहलाएगी, कंपलसरी ऑडिटिंग कराएगी, ठीक है, कहलाएगी साहब। सबसे पहला आता है कंपनी एक्ट के अंदर, ठीक है, एक कंपलसरी ऑडिट होती है, स्टैट्यूटरी ऑडिट होती है। बैंक के अंदर बैंकिंग की ऑडिट होती है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चेन की जो कंपनीज होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट के अंदर उनको ऑडिट करवानी पड़ती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जिस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर, वहाँ पे इसको ऑडिट करवानी पड़ती है। पब्लिक एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, कोई भी एनजीओ वगैरह है तो वहाँ उनकी ऑडिटिंग करवानी पड़ती है। कोऑपरेशन सेटअप बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, अलग से एक पार्लियामेंट से एक सेटअप हो रखा है, जैसे LIC है तो LIC क्या है, पार्लियामेंट से अलग से सेटअप हो रखा है तो वहाँ पे उसकी LIC की ऑडिट करवानी पड़ती है। टैक्स ऑडिट अंडर इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर टैक्स ऑडिट भी कुछ केसेस में कंपलसरी होती है, एक फिक्स टर्नओवर के ऊपर, वहाँ पे ऑडिट करवानी पड़ती है। ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर सेल्स टैक्स, अब ये हट गया, यहाँ पे क्या आ गया है, GST आ गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आ गया। यहाँ पे भी क्या है, 1-2 करोड़ से ऊपर आपका अगर टर्नओवर है तो आपको GST ऑडिट करवानी पड़ती है। तो ये क्या हो गया, कंपलसरी ये करवानी ही करवानी है। ये इनकी सारी रिपोर्ट किसके पास जाती है, स्टेक होल्डर के पास जाती है। स्टॉक होल्डर के लिए ये कंपलसरी है कि इनकी ऑडिट करवानी पड़ती है। अब अपन वॉलेंट्री ऑडिटिंग की बात करते हैं। वॉलेंट्री ऑडिटिंग का मतलब नॉर्मली है इंटरनल ऑडिट से। अगर मेरी कंपनी है और मेरे कंपनी की मैं एफिशिएंसी के बारे में पता करना चाहता हूँ कि मेरे कंपनी सही से रन नहीं हो रही है, कहाँ पे मिस्टेक है, और मैं ऑडिटर को बुलाया, अभी मेरे कंपनी की सारी प्रोसेसिंग देखो, सारे ऑपरेशन फंक्शन देखो कि मैं इसके अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, तो वो क्या कहलाएगी साहब, वॉलेंट्री ऑडिट करवाएगी। तो कवर्ड ऑडिट एज जैसे कौन कौन करवा सकता है, सोल प्रोप्राइटर करवा सकता है, पार्टनरशिप फर्म करवा सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज करवा सकती है। ऑडिट इज़ कंडक्टेड ड्यू टू इंटरनल रूल्स, जो भी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल रूल्स होंगे उसके द्वारा वो ऑडिट कवर होगी, ठीक है साहब। अब एक केस आता है, जैसे गवर्नमेंट कोई भी सब्सिडी देती है, लोन ग्रांट करती है, तो वहाँ पे भी क्या करती है, ऑडिट करवाती है। तो गवर्नमेंट ऑडिट करवा सकती है, वो भी क्या कहलाएगी, वॉलेंट्री ऑडिट करवाएगी, वो कंपलसरी ऑडिट नहीं करवाएगी। कंपलसरी ऑडिटर सिर्फ किसी लॉ के द्वारा है, लॉ के अंदर लिखा हुआ है कि अब आपको ऑडिट करवानी है तो वो कंपलसरी ऑडिट करवाएगी, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी, सारी की सारी वॉलेंट्री ऑडिट। अब इनका पर्पज़ क्या रहता है, इम्प्रूवमेंट का पर्पज़ रहता है, ठीक है। एक नॉर्मली वॉलेंट्री ऑडिट होती है। अगर मैं इंटरनल ऑडिट की बात करता हूँ तो इंटरनल ऑडिट का मतलब क्या, जो भी मेरे ऑपरेशन फंक्शंस है उसके अंदर मैं इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूँ तो वो क्या कहलाएगी, इंटरनल ऑडिट करवाएगी। चलो सब नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं अपन। अब इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट क्या होती है। इंटरनल ऑडिट जैसे मैंने आपको बताया, कहीं पे भी नहीं लिखा है कि ऑडिट करवानी है, मैं मेरी स्वेच्छा से, मैं मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए कि मेरा बिजनेस सही से रन हो रहा है या नहीं हो रहा है, मेरे बिजनेस में कहीं कमी है तो मैं उसको कैसे दूर करूं, मैं अपनी जो बिजनेस के ऑपरेशन फंक्शंस है उसके अंदर मैं इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूं, तो वो क्या कहलाएगी, इंटरनल ऑडिट कहलाएगी। और एक्सटर्नल ऑडिट क्या होती है, जो सारी की सारी स्टैच्यू कोई भी लॉ के अंदर लिखा हुआ है कि यहाँ पे ऑडिट होनी है तो वो सारी की सारी एक्सटर्नल ऑडिट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये अपन एक बार देख लेते हैं। तो इंटरनल ऑडिट एंड एक्सटर्नल ऑडिट, सबसे पहले मीनिंग पढ़ लेते हैं। इंटरनल ऑडिट रेफर्स टू एन ऑनगोइंग ऑडिट फंक्शन परफॉर्म विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन बाय सेपरेट इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग से डिपार्टमेंट होता है, वो सिर्फ ऑडिटिंग का ध्यान रखता है। ये ऑनगोइंग प्रोसेस होती है, ड्यूरिंग द ईयर चलती रहती है, पूरे साल चलती है। एक्सटर्नल ऑडिट क्या होती है, एक्सटर्नल ऑडिट इज एन ऑडिट फंक्शन परफॉर्म बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी, एक थर्ड पार्टी करती है, एक थर्ड पार्टी करती है, जो भी क्या रहती है, पूरी की पूरी इंडिपेंडेंट रहती है, उसका डायरेक्टली कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है उस एंटिटी के अंदर। नॉर्मली क्या होता है, जो CA प्रोफेशंस के होते हैं वो सारे के सारे एक्सटर्नल ऑडिट कहलाते हैं, ठीक है। देन ऑब्जेक्ट क्या रहता है, अब इंटरनल ऑडिट किस लिए करवाएंगे, टू रिव्यू रूटीन एक्टिविटीज़, प्रोवाइड सजेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट। अब जो रूटीन एक्टिविटी, रूटीन फंक्शन है उसका चेकअप रिव्यू होगा और उसके अंदर कोई कमी है तो उसका क्या करेंगे, इम्प्रूवमेंट करेगा, उसके लिए वो सजेशन देगा अपन को। और एक्सटर्नल ऑडिटिंग का मतलब क्या होगा, एनालिसिस एंड वेरीफाई द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही तरीके से बनाए गए या नहीं बनाए गए, ट्रू एंड फेयर है या नहीं है, इन सब की रिव्यू कौन करेगा, एक्सटर्नल ऑडिट के अंदर ऑडिटर करेगा सब। फिर
इंटरनल ऑडिट कौन करेगा? कंपनी का जो भी एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन होगा उसका एम्प्लॉय इसके अंदर थर्ड पार्टी करेगी, जो बिल्कुल भी क्या रहेगी? इंडिपेंडेंट रहेगी। इंडिपेंडेंट मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी इंटरेस्ट नहीं है उसको उस एंटिटी के अंदर। देन ये कौन अपॉइंट करता है? तो इंटरनल जो ऑडिटर होता है वो मैनेजमेंट अपॉइंट करता है, और जो एक्सटर्नल होता है वो कौन करता है? मेंबर अपॉइंट करता है। यूज़र ऑफ रिपोर्ट, अब जो फाइनली रिपोर्ट तैयार होगी, चाहे वो इंटरनल ऑडिटर करेगा या एक्सटर्नल ऑडिटर करेगा, उस रिपोर्ट का यूज़ किसके द्वारा होगा? तो इसका यूज़ कौन करेगा? मैनेजमेंट। किसके लिए? इम्प्रूवमेंट के लिए। और स्टेक होल्डर क्या? अपने जजमेंट को लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं है, ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। फिर आता है सब ओपिनियन। अब जो इंटरनल ऑडिट के अंदर ओपिनियन होगी वो क्या होगी? ओपिनियन इज प्रोवाइडेड ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ एन ऑपरेशनल एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के जो सारे के सारे फंक्शंस है, ऑपरेशनल एक्टिविटी है, उसकी इफेक्टिवनेस क्या है, उसके लिए उसके ऊपर सारी की सारी ओपिनियन होगी। हाँ, हालांकि इंटरनल ऑडिट के अंदर भी ये चीज़ नहीं होती कि रेक्टिफाई करना, वो भी ओपिनियन तैयार करेगा ताकि हम बाद में उसको इम्प्रूव कर सकें सिस्टम को। एक्सटर्नल ऑडिट के अंदर क्या होगा? ओपिनियन इज़ प्रोवाइडेड ऑन द ट्रूथफुलनेस, मतलब वो सही है या नहीं है, और फेयरनेस, ट्रू एंड फेयर। यहाँ पे क्या वर्ड काम में लेंगे अपन? ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी। स्कोप क्या है? डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी और डिसाइडेड बाय द स्टैट्यूट, मतलब कोई भी लॉ के अंदर। ऑब्लिगेशन क्या है? इट इज़ वॉलेंट्री, कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, इसका ऑब्लिगेशन है। फॉर एग्जांपल जैसे कंपनी एक्ट के अंदर है तो वहाँ पे ऑब्लिगेशन बनता है सब ऑडिटिंग का। पीरियड क्या है? तो इंटरनल ऑडिट है वो एक कंटिन्यू प्रोसेस है, साल में कभी भी हो सकती है, ड्यूरिंग द होल ईयर भी चल सकती है। और जो एक्सटर्नल ऑडिट होती है वो साल में एक बार होती है। फिर इसका चेकिंग क्या होती है? ऑपरेशनल एफिशिएंसी इसका मेन एम ऑब्जेक्ट होता है, और एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है साहब, तो ये था अपना बेसिक कॉन्सेप्ट ऑडिटिंग के ऊपर।